नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुनील जीएस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का आपका टॉपिक होगा राज्य की नीति निर्देशक के तहत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले मैंने आपको संविधान के भाग 3 मूल अधिकार बता चुके हैं। इसमें 3 खंड हम आपको बता चुके हैं कि स्वतंत्र समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 और तीसरा जो लास्ट खंड बताए थे शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये अनुच्छेद 23 और 24 बता चुके हैं। हालांकि उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, और अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ पर शैक्षणिक का प्रावधान किया गया है, संस्कृति का प्रावधान किया गया है जो अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया है, और अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 से उठा करके अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है, जो वर्तमान में एक कानूनन अधिकार है, न कि मूल अधिकार में आते हैं। जबकि यहाँ पर अनुच्छेद 32 के बारे में संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमने आपको ये सारी चीज बता चुके हैं। तो देखिए, अगला जो आपका होगा भाग 4, और भाग 4 किससे संबंधित है? डीपीएसपी से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और ये जो है हमारे संविधान के भाग 4 से संबंधित है। तो ये डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 से संबंधित है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 36 टू 51 तक में आपको ये मिलता है इसका जिक्र। और ये जो है संविधान, ये कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से ये डीपीएसपी लिया गया है। तो 3 चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। डीपीएसपी हमारे संविधान के भाग 4 से संबंधित है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक में जिक्र है, और ये किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आगे देखिए, ये डीपीएसपी आखिर क्यों चाहिए? जैसे कि हमने आपको बताए थे, संविधान के भाग 3 जो है मूल अधिकार, ये नागरिकों को दिया गया था, लेकिन मूल अधिकार अगर उल्लंघन हुआ तो यहाँ पर नागरिकों के पास ये पर्याप्त अधिकार है कि अपना मूल अधिकार को उल्लंघन होने पर कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसका जिक्र करते हैं, सुप्रीम कोर्ट न्याय दिलाएंगे, और मैंने बताया था आपको 5 प्रकार का रिट भी जारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है डीपीएसपी, ये राज्य सरकार से उम्मीदें की जा रही है। राज्य सरकार को कुछ कर्तव्य दिया गया है। राज्य सरकार यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि नौकरी देंगे, रोजगार सृजित करेंगे, लोकहित में काम करेंगे, या स्वास्थ्य सेवा के लिए पर्याप्त साधन जुटाएंगे। विभिन्न तरह का आप कर सकते हैं। यहाँ पर राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार नागरिकों को देखभाल करे। लेकिन अगर राज्य सरकार अगर नहीं करते हैं, कहीं न कहीं अगर वो चूक हो जाते हैं इस चीज में, तो आप इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में संरक्षण नहीं ले सकते हैं, जैसे कि अपने मूल अधिकार में गए थे। तो इस दृष्टि से आप कह सकते हैं यह वाद विवाद योग नहीं है, जबकि मूल अधिकार क्या था? वाद विवाद योग था, यानी कि न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अनुच्छेद 36 से शुरू होता है, तो डायरेक्ट हम आ जाते हैं इस टॉपिक पर। यहाँ पर अनुच्छेद 36 क्या कहता है? तो देखिए, आर्टिकल 36 कहता है, राज्य की परिभाषा के बारे में इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। तो स्टेट की डिफिनीशन क्या होगा, ये आर्टिकल 36 में कहा गया है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो आर्टिकल 12 में भी इसका जिक्र है। आपने मूल अधिकार में देखे थे, आर्टिकल 12 क्या कहता है? तो ये भी राज्य की क्या है? परिभाषा करता है। यहाँ पर राज्य की परिभाषा के बारे में आर्टिकल जिक्र 36 भी करता है और 12 भी करता है। तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है। अगर एग्जाम में पूछ ले और दोनों ऑप्शन रहे, ए में 36 आर्टिकल और बी में आर्टिकल 12 रहे, तो हम किसे सही माने? तो देखिए, प्राथमिकता जो है आपको आर्टिकल 12 को ही देना है। अगर पूछे निम्नलिखित में से राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में समाहित है या दिया गया है, तो आप इसको प्राथमिकता दें। अगर ये अनुच्छेद ऑप्शन नहीं रहे, तब जाकर के आप आर्टिकल 36 को माने। अन्यथा अगर ये भी रहे और ये भी रहे, तो आपको प्राथमिकता आर्टिकल 12 को मानना चाहिए।
तो आपने देख लिया है अनुच्छेद 36 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा के बारे में जिक्र किया गया है। और जबकि आगे अगर हम देखेंगे आर्टिकल 37, क्योंकि आपको आर्टिकल 36 से एक एक करके आपको 51 तक देखना है, एक एक अनुच्छेद यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपको एक भी अनुच्छेद को यहाँ पर मिस नहीं करना है। तो 36 के बाद हम देख लेते हैं आर्टिकल 37। अब देखिए आर्टिकल 37 जो कि जो हम पहले बता चुके हैं, ये डीपीएसपी वाद विवाद योग्य नहीं है, मतलब न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं हो सकता है, इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये वाद विवाद योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, ठीक है ना, यानी कि इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है न्यायालय द्वारा। और आगे जो होगा आपका आर्टिकल 38, यहाँ पर देखिए राज्य सरकार से यह भी उम्मीद किया जा रहा है कि राज्य सरकार कुछ विशेष वर्गों के लिए जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय करे। यहाँ पर आर्टिकल 38 के तहत राज्य सरकार से कहा गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की अपील की जा रही है। राजनीतिक न्याय की अपील की जा रही है, किससे? तो राज्य सरकार से की जा रही है। और दूसरा चीज, अगर समाज में कई भेदभाव विद्यमान देखने को मिलता है तो उस भेदभाव को समाप्त करने का भी प्रयास करने के जोर देंगे राज्य सरकार। जैसे कि मान लेते हैं किसी पद को लेकर भेदभाव या किसी अवसर को लेकर भेदभाव या आप कह सकते हैं किसी प्रतिष्ठा को लेकर भेदभाव, तो वो सारे भेदभाव के बीच में जो असमानता है उस असमानता को दूर करने का प्रयास करेगी राज्य सरकार। ये ऐसा आर्टिकल 38 बोल रहा है। तो आप 38 के बारे में देख लिए हैं। अगला जो अनुच्छेद होगा ये है आर्टिकल 39। अब देखिए 39 ये भी अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट माने जाते हैं। और अपने आप में इंपोर्टेंट क्यों? क्योंकि राज्य सरकार से कहा जा रहा है जब आप रोजगार सृजित करें, यहाँ पर इसका बहुत सारे आपको खंड देखने को मिलेगा, लेकिन मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए यहाँ पर रोजगार सृजन के बारे में कहा गया है। रोजगार सृजित करें, रोजगार सृजित करें, ये राज्य सरकार से अपील किया जा रहा है। और रोजगार अगर सृजित हो गया है तो सिर्फ एक ही वर्ग के लिए नहीं, सभी वर्गों के लिए, चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चा के देखभाल करने के लिए बच्चा का अनुकूल वहाँ का माहौल होनी चाहिए, बाल अवस्था में जो उसका माहौल होना चाहिए, वो सारे प्रबंध जो है राज्य सरकार से अपील किया जा रहा है, राज्य सरकार से उम्मीद किया जा रहा है। यहाँ पर अगर रोजगार सृजित कर दिया है तो यहाँ पर कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रबंध किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रबंध किया गया है। अब इसका मतलब नहीं समझ में आया समान कार्य के लिए क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कोई एक ऐसा काम जिस काम को महिला और पुरुष दोनों कर रहे हैं, तो इस काम को पुरुष भी कर रहे हैं और महिला भी कर रही है, तो इन दोनों का जो वेतन होगा, इन दोनों का वेतन समान होनी चाहिए। इन दोनों का वेतन क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कोई भेदभाव, वेतन में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख लिया जाए, उसी एक काम को महिला भी करते हैं और पुरुष भी करते हैं, जबकि यहाँ पर इनको मिल रहा है, मान लेते हैं ऐसा नहीं होगा जो इनको 15,000 मिल रहा है और इनको जो है 10,000 ही मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर इनको 15,000 मिल रहा है तो इनको भी कितना? तो 15,000 मिलना चाहिए। तो ये भेदभाव का भी यहाँ पर देखने को मिलता है समाप्त। तो यहाँ पर रोजगार सृजित करेगा राज्य सरकार और यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रबंध किया गया है। अब आगे देखिए अगला जो होगा आपका यहाँ पर 39 है। अब 40 के बारे में हम देख लेते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 40 क्या कहते हैं। अनुच्छेद 40 पर अगर हम आते हैं तो अनुच्छेद 40 ये कहते हैं ग्राम पंचायत का गठन करेगी राज्य सरकार। कौन सभा के? तो ग्राम पंचायत का। यहाँ पर ग्राम पंचायत का गठन करेगी राज्य सरकार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डीपीएसपी में जितने भी उम्मीदें कर रहे हैं वो कहीं न कहीं हम लोग सरकार से कर रहे हैं। अगर सरकार ये सारे काम नहीं करते हैं तो इसके विरुद्ध हम किसी भी न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाद विवाद योग्य नहीं है। अभी हमने आपको बताए थे आर्टिकल 37 क्या कहता है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
ठीक। तो यहाँ पर आप ग्राम पंचायत का गठन करता है आर्टिकल 40 के तहत। और ये आर्टिकल 40 जो है, जब हम संविधान के भाग 9 पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, वहां पर भी देखने को मिलेगा। जब देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है, और वहां पर स्थानीय स्वशासन को यहाँ पर जगह दिया जाता है। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक आपको देखना है। तो वहां पर हम जब भाग 9 जाएंगे तब वहां पर जिक्र करेंगे स्थानीय स्वशासन क्या होता है। लेकिन यहाँ पर इसलिए हम बता दिए क्योंकि इस आर्टिकल 40 का जिक्र हम भाग 9 में भी देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर है आर्टिकल 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायत का गठन करेगी राज्य सरकार। और आगे अगर देखेंगे इसका अगला भाग आर्टिकल 41, तो देखिए 41 क्या कहता है, राज्य सरकार जैसे कि सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया या राजनीतिक हो गया। अब देखिए यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ पर कुछ विशेष स्थिति में जैसे कि बुढ़ापे के समय में बुढ़ापे के समय में कुछ पेंशन भत्ता की जरूरत पड़ता है। अब उस अवस्था में कुछ सिक्योरिटी चाहिए, और मान लेते हैं अगर बूढ़े अवस्था में कहीं से सिक्योरिटी नहीं है, तो ये दायित्व राज्य सरकार का बनता है कि उनका जीवन ठीक ठाक से हम यहाँ पर गुंजाइश करवा दे। तो बुढ़ापे के समय में, या आप कह सकते हैं बेरोजगारी भत्ता देना, या बीमारी के समय कोई व्यक्ति बीमार है, बीमारी से ग्रसित है, उनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि उनको जो है इलाज करवा दे। तो आप कह सकते हैं बीमारी, या कुछ विशेष वर्ग जिसको दिव्यांग कहते हैं, दिव्यांग वर्गों को आर्थिक सहायता हो या शैक्षणिक सहायता हो, ये सारे के सारे जो है राज्य सरकार से उम्मीद किए जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ये भी राज्य सरकार का दायित्व है कि राज्य सरकार इसे पूरा करे या पूरा करने में प्रयास करे। तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 41 बुढ़ापे के समय में पेंशन भत्ता हो या इनको देखभाल हो, बेरोजगारी भत्ता हो, बीमारी हो, या दिव्यांग वर्गों को चाहे तो शैक्षणिक हो, या उनका जो है लोक हित में कल्याण के लिए राज्य सरकार यहाँ पर प्रयास करेंगे। ये सारे चीज आर्टिकल 41 के तहत कहा गया है। और अगला जो है आर्टिकल 42। अब ये देखिए आर्टिकल 42 क्या कहता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी है, अगर राज्य सरकार मान लेते हैं रोजगार सृजित किया है, तो मानव के दशा में, यानी कि मानव के पर्यावरण जो अनुकूल होना चाहिए मानव के लिए, ऐसी परिस्थिति वहां पर होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं मानवोचित दशा में रोजगार सृजित होनी चाहिए, संरक्षण देनी चाहिए। और यहाँ पर एक चीज और है, मातृत्व संरक्षण देनी चाहिए। तो यहाँ पर मातृत्व संरक्षण क्या है, मान लेते हैं कोई माताएं या महिलाएं यहाँ पर प्रसूति की अवस्था में है, तो प्रसूति के यहाँ पर संरक्षण के बारे में यहाँ पर कहा गया है, उनको संरक्षण मिलना चाहिए, सिक्योरिटी मिलना चाहिए। ये आर्टिकल 42 के तहत यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगर आगे देखिए अगला इसका आर्टिकल, तो अगला अनुच्छेद जो है 43 है, और 43 ये कहता है कि राज्य सरकार कम से कम जीवन निर्वाह के लिए वेतन दे। ठीक है ना, वेतन इतना कम से कम दे ताकि उस वेतन से जीवन का निर्वाह हो सके, जीवन जो गरिमापूर्ण होना चाहिए वो सारी जरूरत पूरा हो सके। यहाँ पर कह सकते हैं जीवन निर्वाह के लिए राज्य सरकार वेतन का प्रबंध करें। और उतना ही नहीं, यहाँ पर छोटे छोटे कुटीर उद्योग का विकास करे या विकास करने में अपना योगदान दे। ये सारे चीज आप देख सकते हैं आर्टिकल 43 में कहा गया है। छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को विकसित करें। यहाँ पर देखिए आर्टिकल 43 कहीं न कहीं गांधीवादी सिद्धांत देखने को मिलता है, क्योंकि गांधी जी का भी सिद्धांत यही था, भारत गांव में बसता है। अगर हमें भारत का विकसित करना है तो सबसे पहले गांव को विकसित करना होगा। और यही कारण है छोटा छोटा कुटीर उद्योग कहाँ गांव में आपको देखने को मिलेगा, शहर में छोटे छोटे कुटीर उद्योग उतना नहीं। तो इस दृष्टि से आप कह सकते हैं यह जो है गांधी सिद्धांत, गांधी दर्शन, गांधीयन दर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
तो आर्टिकल 44 यहाँ पर अगला देखेंगे, आर्टिकल 44 क्या कहता है। तो यहाँ पर देखिए, हालांकि आर्टिकल 44 ये बहुत जटिल मुद्दा हो जाता है, इस पर आपको थोड़ा सा अलग से एक बार देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। तो आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। एक समान नागरिक संहिता लागू करे या लागू करने का प्रयास करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्यों हम बोल दिया है, ये बहुत जटिल थोड़ा सा हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक समुदाय की ये बात नहीं है, या सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये पूरे समुदाय पर ये बात है। सभी के लिए एक समान कानून का निर्माण करें। अगर किसी एक समुदाय पर कानून बना है तो वो सारे कानून सभी समुदाय पर लागू हो। जबकि आपको देखने को मिलेगा बहुत ऐसे कंट्रोवर्सी है जो हो जाता है, क्योंकि एक जैसे कानून है ये नहीं, चाहे वो अपना जो है चाहे कोई व्यक्ति मान लेते हिंदू है तो उनका परंपरा कुछ और है, जो व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से है तो उनका परंपरा कुछ और है। जबकि आर्टिकल 44 कहता है सभी के लिए एक समान, सभी के लिए इक्वल कानून होना चाहिए। तो कहीं कहीं ये चीज फिर से वहां पर एक विवाद के रूप में देखने को मिलता है। तो अब इस पर थोड़ा सा अलग से और पढ़ ले तो ठीक रहेगा। गोवा एकमात्र है जहां पर ये लागू है आर्टिकल 44। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 44 आपने देख लिए है। अगला जो होगा हम 45 पर देख लेते हैं। तो अगला देख लीजिए। देखिए अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45, यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यहाँ पर शिक्षा और उनके संरक्षण की बात किया गया है, उनका देखभाल की बात किया गया है। कितने वर्ष की आयु के बच्चों? 6 वर्ष। यहाँ पर 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा का प्रावधान किया गया है और उनका देखभाल का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 45 में। हमने इससे पहले मूल अधिकार में आपको बताए थे, अनुच्छेद 21 में को जोड़ दिया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और उसमें क्या प्रावधान किया गया था? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए वहां पर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो उस चीज को चाहे तो फिर आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं, आर्टिकल 45 के साथ ताल्लुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आर्टिकल 45 आपने देख लिए हैं। अगला जो होगा वो है 46। अब देखिए अनुच्छेद 46 क्या कहता है। समाज में बहुत तरह के वर्ग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं धनी वर्ग हो जाते हैं, कुछ आदमी जो है आर्थिक दृष्टि से बिछड़ जाते हैं, चाहे वो एससी वर्ग हो या एसटी वर्ग हो या किसी भी अन्य जाति के दुर्बल वर्ग हो, ठीक है ना, उनको सरकार जो है आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक दृष्टि से यहाँ पर देखभाल करेंगे। चाहे वो एससी वर्ग हो या एसटी वर्ग हो, या आप कह सकते हैं किसी भी अन्य दुर्बल वर्ग हो, दुर्बल वर्गों के लिए सरकार यहाँ पर चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो और न्यायिक दृष्टि से हो, देखभाल करेंगे। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 46 में किया गया है। अब देखिए अगला जो है आर्टिकल 47, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 47। और देखिए इसमें 47 क्या कहता है। इसमें राज्य सरकार को ये कहा गया है, राज्य सरकार का सबसे प्राथमिक काम क्या होता है? जनहित में काम करना, लोकहित में काम करना। अगर स्वास्थ्य के लिए अगर सरकार को कोई भी कदम उठाना पड़े तो सरकार उसके लिए बेझिझक उठा सकते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में राज्य सरकार का प्रथम यानी कि प्राथमिक कार्य दिया गया है। अगर आप देखिए किसी भी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर दवा अगर वितरित होता है तो आप कह सकते हैं राज्य सरकार इसी आर्टिकल के तहत दवा भी वितरित कर देते हैं। यहाँ पर फ्री निःशुल्क में वहां पर सेवा होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, आप देखेंगे सरकारी हॉस्पिटल में खास करके बिहार में तो यही हाल है, एक दो दवा के अलावा कुछ नहीं। वो भी दवा क्या रहता है तो कोई प्रोटीन का, कोई विटामिन का, यही सब चीज रहता है। लेकिन बाद बाकी यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 47 क्या कहता है, सरकार लोकहित में काम करेगा या जनता का स्वास्थ्य को देखभाल करेंगे, ये इनका प्राथमिक काम है। और दूसरा इसमें और कहा गया है, सरकार चाहे तो मादक पदार्थ को प्रतिषेध कर सकते हैं, यानी कि निषेध कर सकते हैं, निषेध। अब देखिए यहाँ पर मादक पदार्थ की बात हो रही है। अब देखिए होली आने वाला है, लोग यहाँ पर जो है
विभिन्न तरह का अपना जुगाड़ शुरू कर दिया है कि किस तरह से इस पदार्थ को इकट्ठा करें, जबकि हमारे महोदय बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी इसको अभी फिलहाल बंद कर दिए हैं। तो इसलिए ये बिहार के लिए ये सौभाग्य की बात है, बिहार में ये नहीं मिल रहा है। अब अंदर से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो नहीं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर ये अभी क्या है, बंद है। अगर नीतीश कुमार मादक पदार्थ यानी कि शराब को अगर बंद कर दिया है, शराबबंदी किया है, किस अनुच्छेद का प्रयोग किया है, आर्टिकल 47 का प्रयोग किया है। अगर उनको लगेगा जो नहीं अब शराब जो है खोल देना चाहिए, शराब होना चाहिए बिहार में, तो किस अनुच्छेद का प्रयोग करके, तो वो 47 के प्रयोग करके वो करेंगे ऐसा। तो आप समझ सकते हैं मादक पदार्थ पर राज्य सरकार चाहे तो प्रतिषेध कर सकते हैं या करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक पदार्थ होता है। और हमने बताया आपको जनता के स्वास्थ्य को देखभाल करना सबसे बड़ा प्राथमिक काम जो है राज्य सरकार के होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 47 के बारे में देख लिए हैं। अगला जो है आर्टिकल 48। अब देखिए 48 क्या कहता है, इतने देर से हमने देखे हैं सभी जितने भी आर्टिकल या हमारे संविधान निर्माता ने जो बताए हैं वो नागरिकों के हित में नागरिकों के हितों में देख करके वो बनाए हैं नियम। लेकिन यहाँ पर कुछ पशुओं को, यहाँ पर पशुओं के हित में लेकर के आर्टिकल 48 कहता है पशु को संरक्षण दिया जाए, पशु वध पर यहाँ पर निषेध किया गया है। पशुओं को वध नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए। खास करके यहाँ पर गौ वध पर, गाय की हत्या पर रोक लगना चाहिए। गाय हत्या पर क्या होना चाहिए, रोक लगना चाहिए। अगर गाय हत्या हो रहा है तो उस पर राज्य सरकार चाहे तो उस पर रोक लगा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 48 के तहत गौ हत्या। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बीफ, ये बीफ जो है ये गाय के मांस होता है, और गाय का मांस जो है देख रहे हैं कितने एकदम से बिक रहा है। तो इस मांस पर रोक लगा सकते हैं राज्य सरकार के पास ये अधिकार है, अनुच्छेद 48 के तहत वो रोक सकते हैं इसको। तो हमने 48 देख लिया है। अगला जो है आर्टिकल 49। देखिए आपको बस आर्टिकल क्या कहते हैं इसी के बारे में देख लेना है, ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है। जो मतलब या इसका है एग्जाम की दृष्टि से हमने आपको सारे चीज एकदम से जहां तक हो सकते हैं हम बता रहे हैं। यहाँ पर आर्टिकल 49 क्या कहता है ये देख लीजिए। यहाँ पर ये कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को, राष्ट्रीय ऐसे स्मारक जिसका महत्व क्या हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, उसको संरक्षण करने का प्रयास करें। राज्य सरकार की अधिकार है उसको संरक्षण करें, देखभाल करें। तो यहाँ पर आप कहेंगे आर्टिकल 49 के तहत राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय महत्व के स्मारक को राज्य सरकार संरक्षण दे। राज्य सरकार क्या दे, संरक्षण दे। तो ये आर्टिकल 49 के तहत राज्य सरकार संरक्षण दे सकते हैं। हम लोग को भी यही अधिकार है जो किसी राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों को देखने जाए, घूमने जाए, टहलने जाए, तो जहां तक हो सके उसको संरक्षण दे। अब ऐसा नहीं वहां से आकर के किसी तरह से नुकसान पहुंचाकर आ जाए, ऐसा हम लोग के पास भी ये अधिकार नहीं है। जहां तक हो सकता है उसको संरक्षण दे, ये राज्य सरकार के ये अधिकार है आर्टिकल 49 के तहत। अगला जो है आर्टिकल 50। देखिए आर्टिकल क्या है 50। आर्टिकल 50 क्या है, ये और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कार्यपालिका से स्वतंत्र न्यायपालिका को रखा गया है और रखने की बात कही गई है। अगर मान लेते हैं अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक हो जाते, न्यायपालिका को कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं रखा जाता, तो यहाँ पर फिर कहीं न कहीं जनता को शोषण या नागरिक को शोषण देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो पावर होगा वो सेंट्रलाइज होने की ज्यादा संभावना थी। इसीलिए यहाँ पर जिक्र किया गया है कार्यपालिका से, कार्यपालिका से न्यायपालिका को, न्यायपालिका को स्वतंत्र किया जाए, स्वतंत्र किया जाए। जैसे कि आपको पता है कार्यपालिका का काम क्या होता है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को या विधायिका द्वारा बनाए गए नियम पर उस पर काम करवाना, और वो काम नागरिक हित में है कि नहीं है वो सारे रिव्यू करने का अधिकार किसका है, न्यायपालिका का है। आपने देखे होंगे आर्टिकल 124 भी तो यही कहता है। आर्टिकल 124 क्या कहता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल स्वतंत्र है, ना तो उसके ऊपर में विधायिका का हाथ है ना तो कार्यपालिका के, इन दोनों से सुप्रीम कोर्ट क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है। तो आर्टिकल 124 के जो यहाँ पर है इसके बारे में आप देख सकते हैं। हालांकि जब जुडिशियरी हम बताएंगे आपको तो बढ़िया से बता देंगे कि आखिर न्यायपालिका कितने प्रकार के हैं और कितने स्तर में हमारे देश में है। तो यहाँ पर आपने देख लिया है आर्टिकल 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र होना है, स्वतंत्र बिल्कुल रहेंगे। और एक लास्ट जो है यहाँ पर आर्टिकल
51 ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये संबंध जो है IR से संबंधित है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। यहाँ पर कहा गया है अगर किसी देश के साथ अगर विवाद चल रहा है तो देश का दायित्व, देश का ये कर्तव्य हो जाता है कि उस विवाद को जल्दी से जल्दी निपटा ले और उस विवाद को निपटाने में जितने भी राज्य है वो अपना सहयोग दे। अब ऐसा नहीं कि किसी देश के साथ हमारे देश का युद्ध चल रहा है और कोई राज्य चला गया हमारे विरोधी देश के पक्ष में, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं किसी अन्य देश के साथ अगर विवाद चल रहा है तो उसको निपटाने में योगदान दे, तो इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विवाद के बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो आपने कुल मिलाकर के देख लिया है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में। तो ये भाग 4 आज हमने देख लिया है, डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक किस देश के संविधान से लिया गया है। तो